हाय दोस्तों, आप सभी ने जेम का नाम सुना होगा। जेम 2017 में प्रादुर्भाव में आया था और जो डीजीएसएनडी जो कि केंद्रीय सरकार का क्रय हेतु एक निर्धारित प्लेटफॉर्म था, उसने एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 2017 में चालू किया और उसका उद्देश्य ये था कि जितने भी शासकीय कार्यालय हैं वो और भी अधिक पारदर्शिता से क्रय प्रक्रिया को पूर्ण कर सकें। यहाँ पर जो जेम का पोर्टल है वो टोटल ट्रांसपेरेंसी पर आधारित है। पोर्टल की जो कार्य प्रणाली है वो ऐसी है, आप जो भी गतिविधि पोर्टल पर करेंगे वो संबंधित जो सेलर हैं, सप्लायर्स हैं या जो रजिस्टर्ड फर्म्स हैं, आपकी एक एक गतिविधि की सूचना उन्हें प्राप्त होती रहेगी। तो हम चाह करके भी जेम के पोर्टल पर अपनी मनचाहे ढंग से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं या क्रय प्रक्रिया में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और जहां तक बात जेम पोर्टल की है, लोग बाग बहुत सवाल करते हैं कि अरे वो जेम से क्रय नहीं हम कर पाते हैं, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, समय लगता है। हाँ, समय लग सकता है लेकिन दिक्कतें नहीं है। ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हैं, अमेजोन से सामान खरीदते हैं या अन्य किसी कॉमर्शियल साइट से सामान खरीदते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें जेम से भी सामान खरीदना होता है। बशर्ते एक ध्यान यहाँ पर रखने की आवश्यकता होती है कि जो आज़ादी हम व्यक्तिगत क्रय करते समय अपनाते हैं वो आज़ादी हमें जेम से क्रय करते समय नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हमें वित्तीय नियमों का पालन करना होता है। जेम जो कि जीएफआर को फॉलो करता है, जनरल फाइनेंशियल रूल 2017। ये वो वित्तीय नियम हैं जो कि केंद्र सरकार के कार्यालयों पर लागू होते हैं। अब फिर हमारे सामने एक समस्या है कि जेम तो जीएफआर को फॉलो करता है, लेकिन हम राज्य शासन के कार्यालय हैं, राज्य शासन के विभाग हैं और हमें जेम से क्रय करना है। ऐसी स्थिति में एक सामंजस्य बनाने की आवश्यकता होती है कि हमें जेम के नियम जो कि जीएफआर के आधार पर हैं उन्हें, और मान लिया कि जैसे हम मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी हैं और अपने विभाग और अपने कार्यालय हेतु किसी आइटम का क्रय करना चाहते हैं तो हमें मध्य प्रदेश क्रय एवं भंडार नियम 2015 का पालन भी करना होगा। यदि हमने इन दोनों में सामंजस्य बैठा लिया, जीएफआर में और मध्य प्रदेश के भंडार एवं क्रय नियमों में, तो समझ लीजिए कि हमें क्रय प्रक्रिया पूर्ण करने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। दोस्तों, जेम के संबंध में ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको यूट्यूब के चैनल एड इंटेलेक्ट से प्राप्त हो रही है और प्रस्तुत करने वाला मैं कुंज बिहारी हूं आपके सामने। मेरे इस वीडियो में अभी आप आगे देखेंगे कि जेम पोर्टल पर क्रय के कौन से विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे डायरेक्ट परचेज, L1 परचेज, बिड या आरए। और इन सभी प्रकारों हेतु जीएफआर के नियम क्या कहते हैं और मध्य प्रदेश क्रय एवं भंडार नियमों क्या कहते हैं। और मैं आपको ये बताऊंगा कि इन दोनों ही तरह के वित्तीय नियमों में किस प्रकार से सामंजस्य बैठाना है और किस प्रकार से हम एक उपयुक्त प्रकार, चाहे वो L1 प्रकार हो, चाहे डायरेक्ट परचेज वाला हो, चाहे बिड वाला हो, उसको अपना करके हम बगैर किसी बाधा के निर्बाध रूप से, पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंट तरीके से क्रय प्रक्रिया को हम अंजाम दे सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप करने से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी भी साथ में स्किप हो सकती है। आपसे एक निवेदन भी है, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए और ऐसा लगे कि इस वीडियो के द्वारा आपको जो जानकारी दी गई है वो उपयोगी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल एड इंटेलेक्ट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मैं आगे चलता हूं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा, जहां पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आगे की जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा। जेम पोर्टल पर पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार हैं क्रय के, उनमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं डायरेक्ट परचेज की। आप सभी की सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल उपलब्ध कराई है, जिसमें जो पहला कॉलम है वो मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट है। मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट में
मतलब कि हम डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं, L1 परचेज कर रहे हैं, या हम चर्चा कर रहे हैं बिड की। तो इस स्लाइड के तहत हम चर्चा कर रहे हैं डायरेक्ट परचेज की। डायरेक्ट परचेज के तहत जेम पर उपलब्ध जो GFR हैं वो क्या कहते हैं, और हमें मध्य प्रदेश के जो क्रय एवं भंडार नियम है उनको अपनाते हुए किस प्रकार से हमें सामंजस्य बिठाना है और प्रक्रिया को पूर्ण करना है, इस स्लाइड में ये पूरी जानकारी उपलब्ध है। ये जो सेकंड कॉलम आप देख रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहने का मतलब है जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग हैं, कार्यालय हैं, वो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार क्रय प्रक्रिया को अंजाम। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कार्यालय हैं वो डायरेक्ट परचेज 25,000 तक की राशि के लिए कर सकते हैं। अब ये 25,000 की राशि 50,000 तक बढ़ा दी गई है। तो यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कार्यालय हैं, विभाग हैं, वो 50,000 रुपए तक के लिए डायरेक्ट परचेज के तहत जाकर के क्रय आदेश जारी कर सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं मध्य प्रदेश शासन के कार्यालयों की, और मध्य प्रदेश शासन के कार्यालयों के लिए जो उपलब्ध वित्तीय नियम है वो है मध्य प्रदेश क्रय एवं भंडार नियम 2015। इनका हमें पालन करना होता है। इसके तहत दो मोड हैं, एक ऑफलाइन मोड जो कि हम पहले से ही अभ्यास में लेते आ रहे हैं, और दूसरा है ऑनलाइन मोड। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं ऑफलाइन मोड की, जो कि हम अपने व्यवहार में अभी तक लेते आए हुए हैं। ऑफलाइन मोड में हम जानते हैं कि जो क्रय एवं भंडार नियम 2015 हैं वो हमें 20,000 की राशि तक के लिए डायरेक्ट क्रय का या डायरेक्ट परचेज का की हमें अनुमति देते हैं। इसके तहत साथ में आप ये देख रहे हैं जो रेड कलर की स्याही से लिखा हुआ है, नॉट मोर देन 5 टाइम्स इन अ मंथ फॉर डिफरेंट आइटम्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 20,000 तक की राशि के लिए हम डायरेक्ट परचेज का ऑप्शन तो चुन सकते हैं, लेकिन एक महीने में 5 बार से अधिक इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा सकता है। साथ में ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि 5 बार जो हम ये प्रक्रिया अपनाएंगे वो अलग अलग आइटम्स के लिए अपनाएंगे। एक ही आइटम 5 बार में से किसी भी रूप में दोहराया नहीं जाएगा। ये नियम थे हमारे ऑफलाइन प्रक्रिया के। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत जो जेम पोर्टल पर क्रय किया जाता है। तो हमें क्या करना है साथियों कि जेम पोर्टल पर क्रय करते समय ऑफलाइन प्रक्रिया के जो ये नियम हैं वही के वही नियम जेम पोर्टल पर भी हमें लागू करना है। आप देख रहे हैं इस कॉलम में यहां पर लिखा था अप टू 20,000 रुपीज, यहां पर भी लिखा है देखिएगा अप टू 20,000 रुपीज। इस वाले कॉलम में भी ये लिखा है कि 5 बार से अधिक एक महीने में अपनाई नहीं जा सकती है, और यही नियम मैंने यहां पर भी जेम वाले कॉलम में भी लिखा है, नॉट मोर देन 5 टाइम्स इन अ मंथ फॉर डिफरेंट आइटम्स। यानी जो प्रक्रिया हम ऑफलाइन के लिए अपनाते थे, जिन वित्तीय नियमों का हम पालन ऑफलाइन प्रक्रिया में करते थे, वही वित्तीय नियम लागू होंगे जेम पर क्रय करते समय। अब सामंजस्य वाली बात यह क्या है, यहां पर हमें यह देखना है कि जेम का पोर्टल तो डायरेक्ट परचेज के जो आदेश हैं, परचेज ऑर्डर हैं, वो 50,000 तक स्वीकार करता है। और आप जब क्रय करेंगे जेम पोर्टल के माध्यम से, और 50,000 तक का आदेश आप डायरेक्ट परचेज के थ्रू देना चाहेंगे, जेम पोर्टल एक्सेप्ट कर लेगा। जेम पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल है, आपको पहचानने वाला कोई वो मानव नहीं है कि वो आपको पहचान ले कि भाई आप तो मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी हैं, इसलिए आप 20,000 से अधिक का क्रय नहीं कर सकते। ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम ये देखें कि जो डायरेक्ट परचेज का जो ऑर्डर है वो हम 20,000 रुपए की राशि से अधिक का हम आदेश जारी ना करें। इसके लिए दोस्तों ये बात भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि इसके लिए किसी भी प्रकार की किसी पब्लिकेशन की आवश्यकता नहीं है, और इसके लिए जो आवश्यक है वो ये जरूरी है कि आपका जो डीडीओ है, आपका जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, आपका जो सक्षम अधिकारी है, वो भुगतान से पहले इस बात का प्रमाणीकरण करे
जैसा कि आप ये मैंडेटरी वाले कॉलम में देख रहे हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है मैं, और ये डॉट 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 कहने का मतलब है अधिकारी का नाम। व्यक्तिगत तौर पर संतुष्ट हूं कि क्रय की गई सामग्री अपेक्षित गुणवत्ता और स्पेसिफिकेशंस के अनुसार है और इसका क्रय विश्वस्त आपूर्तिकर्ता से उचित कीमत पर किया गया है। ये प्रमाणीकरण लगना आवश्यक है। जेम पोर्टल पर उपलब्ध क्रय प्रक्रिया के तहत जो दूसरा तरीका है वो है L1 परचेज का। इस L1 परचेज को हम कंपैरेटिव चार्ट के द्वारा क्रय या टेबल चार्ट के द्वारा क्रय के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि L1 परचेज जेम पोर्टल के द्वारा होता कैसे है। L1 परचेज करने के लिए हमें सबसे पहले तकनीकी समिति द्वारा क्रय किए जाने वाले आइटम के स्पेसिफिकेशंस तय करने होते हैं, उनका अप्रूवल करवाना होता है। फिर हम जेम पोर्टल पर लॉगिन करके उस आइटम को सर्च करेंगे और जिस आइटम का क्रय किया जाना है उसके स्पेसिफिकेशंस भी हम दर्ज करेंगे निर्धारित जगह पर। जब हम स्पेसिफिकेशंस को दर्ज कर देंगे तो जेम पोर्टल हमारे सामने क्रय किए जाने वाले या हमारा इच्छुक प्रोडक्ट के बहुत सारे सप्लायर्स को हमारे सामने प्रस्तुत कर देगा। अब हमें यहाँ से क्या करना है कि हमें कम से कम 3 सप्लायर्स को चुनना है और उन्हें कंपेयर करना है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बहुत जरूरी है कि यदि वो सप्लायर मैन्युफैक्चरर नहीं है जिसको आप चुन रहे हैं तो जेम पोर्टल उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो जिसे स्वीकार ना करें उसको आप छोड़ दें, अगले वाले को जाकर के आप क्या कर लें, चुन लें। इस तरह से आप कम से कम 3 सप्लायर्स को चुन लें। जब आप 3 सप्लायर को कंपेयर करेंगे तो एक चौथा सप्लायर भी कंपेरेटिव चार्ट में आ जाएगा। वो चौथा जो सप्लायर है वो जेम पोर्टल ने स्वयं आपके चार्ट में शामिल किया है। और क्यों किया है? क्योंकि जेम पोर्टल पर उपलब्ध जितने भी सप्लायर हैं उसकी दर सबसे कम है। इसलिए आप उस चार्ट के ऊपर देखेंगे कि उस सप्लायर के नीचे लिखा हुआ है L1 लिखा हुआ रहता है। यदि हम इसी L1 से क्रय करना चाहें तो हम क्रय आदेश जारी कर सकते हैं। यदि हम इस L1 से क्रय नहीं करना चाहें क्योंकि जो आइटम है उस सप्लायर का वो हमें पसंद नहीं है, या कहने चाहिए हमें ऐसा लगता है कि उसकी जो क्वालिटी है वो हमारी वांछित क्वालिटी के अनुसार नहीं है, तब ऐसी स्थिति में आपको बिड के द्वारा ही क्रय प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये थी बात काय की L1 परचेज की। अब हम ये देखेंगे यहाँ पर कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो विभाग हैं या कार्यालय हैं वो जेम से क्रय करते समय L1 से जब उन्हें क्रय करना होता है तो उनके लिए ये छूट है कि वो ₹5 लाख तक के क्रय के लिए इस तरीके को अपना सकते हैं। यानी 5 लाख तक का क्रय केंद्रीय सरकार के विभाग या कार्यालय L1 परचेज के द्वारा कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश शासन की तब ये बात अलग हो जाती है। इस अलग बात को समझने के लिए हमें फिर से एक बार जाना पड़ेगा ऑफलाइन मोड को समझने के लिए। ये मोड हम अभी तक अपनाते आ रहे थे। यहां पर ये देखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट परचेज में हमने ये जाना था कि ऑफलाइन मोड में या जेम से परचेज करते समय मध्य प्रदेश क्रय एवं भंडार नियम ये कहते हैं कि हम 20,000 रुपए तक का डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। यदि 20,000 से अधिक का है और 1 लाख तक का है तब हम इस L1 प्रक्रिया को अपना सकते हैं। इसके लिए जो ऑफलाइन मोड ए था, ये ब्लू कलर में जो यहाँ पर लिखा है मैं आपको पढ़ करके यहाँ पर बताना चाहूंगा। बाय इनवाइटिंग मिनिमम 3 कोटेशंस, और ये यहाँ और लगा है बाय विजिटिंग द मार्केट बाय परचेज कमेटी। इसका मतलब ये है कि या तो हमें ये पता है कि ये विभिन्न सप्लायर हैं और हमारे इस आइटम की सप्लाई कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट उन्हें डाक के द्वारा या मेल के द्वारा हम लेटर भेज करके कम से कम 3 कोटेशंस आमंत्रित कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि परचेज कमेटी स्वयं मार्केट में जाए
मार्केट में जाकर के ये देखे कि कौन कौन से सप्लायर हैं जिनके पास में ये आइटम या सामग्री उपलब्ध है। जिनकी पसंद आए उनमें से 3 सप्लायर से कोटेशंस लेकर के आए। फिर प्रक्रिया वही है, कोटेशन खोलना है, कंपेरेटिव चार्ट बनना है, उसमें L1 निकलेगा और L1 को क्रय आदेश। यहाँ पर एक बात और है कि यदि परचेज कमेटी चाहे तो वहां पर डायरेक्ट परचेज भी कर सकती है, लेकिन मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह सलाह देना चाहता हूं कि यदि कोटेशन के द्वारा क्रय किया जाए तो वो सुरक्षित है। ये था ऑफलाइन मोड के तहत। अब यही ऑफलाइन के नियम हमें जेम पोर्टल पर भी लागू करना है। देखिएगा, जेम पोर्टल पर भी क्या है, 1 लाख तक की राशि के लिए हम L1 क्रय के लिए अपना सकते हैं। इससे अधिक की राशि के लिए हमें बिड पर ही जाना होगा। यहां पर एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कई लोगों के मन में भ्रांति होती है कि चूंकि मध्य प्रदेश क्रय एवं भंडार नियम के पॉइंट 11.1.5 में ये लिखा हुआ है, मेरे सामने वित्तीय नियम की कॉपी है, मैं उन्हें पढ़ करके आप लोगों के सामने बताता हूं। सीमित निविदा के प्रकरणों में ई कॉमर्स साइट से क्रय का विकल्प उपलब्ध रहेगा। ई कॉमर्स साइट के माध्यम से क्रय की स्थिति में राज्य शासन द्वारा अधिसूचित वेबसाइट्स में से क्रय किया जा सकेगा। राज्य शासन द्वारा अधिसूचित वेबसाइट में जेम भी आता है। अब यहां पर जो आगे जो क्लॉज लिखा है उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस हेतु न्यूनतम 3 प्रदायकर्ताओं की दरों की तुलना की जाएगी। अब ये लिखा है कि 3 प्रदायकर्ताओं की दरों की तुलना की जाएगी। अब 3 प्रदायकर्ताओं की दरों की तुलना तो हम क्या करते हैं, 1 लाख तक के लिए करते हैं, लेकिन लोग बाग गलतफहमी में इसके तहत 5 लाख तक का क्रय करते हैं, क्योंकि ये जो नियम है 11.1.5 ये लिमिटेड टेंडर वाले में लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि 5 लाख तक का यदि क्रय करना है तो ई कॉमर्स साइट पर 3 प्रदायकर्ताओं की दरों की तुलना करके L1 को हम आदेश दे सकते हैं। यहां पर स्पष्ट रूप से ये कहना जरूरी है कि चूंकि 3 प्रदायकर्ताओं की दरों की तुलना तो हम 1 लाख रुपए तक के लिए करते हैं, 5 लाख तक की राशि के लिए हमें बिड डालना है। साथियों, यहां पर मैं बताना चाहता हूं, बिड भी दरों की तुलना ही है। हमने बिड जारी की, बिडर्स ने भाग लिया और उनकी दरों की तुलना करके जब हम फाइनेंशियल एवेल्युएशन करते हैं तो L1 काय के आधार पर निकलता है, दर के आधार पर ही निकलता है। तो हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि हम इस L1 की प्रक्रिया में 5 लाख तक की रुपए की राशि का क्रय भी कर सकते हैं। हाँ, केंद्रीय सरकार के विभाग 5 लाख तक की राशि का क्रय L1 की प्रक्रिया से कर सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य के कार्यालय, मध्य प्रदेश राज्य के विभाग 5 लाख तक की यदि राशि का क्रय करना है तो मेरी तो व्यक्तिगत सलाह ये है कि आप बिड के लिए ही जाएं, इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 लाख का क्रय करने के लिए जो L1 की प्रक्रिया अपनाई जाती है, चाहे वो कंपेरेटिव चार्ट के द्वारा अपनाई जाए, चाहे टेबल चार्ट के द्वारा अपनाई जाए और चाहे जेम पोर्टल पर जनरेट किए हुए L1 के द्वारा अपनाई जाए। ये रेड कलर से जो यहां पर लिखा हुआ है, मैं यहां पर पढ़कर बताता हूं, नॉट मोर देन 2 टाइम्स इन अ मंथ फॉर डिफरेंट आइटम। ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम डायरेक्ट परचेज में 20,000 रुपए तक का क्रय करते थे। 20,000 के लिए नियम ये था, 1 महीने में 5 बार से अधिक नहीं कर सकते हैं और 5 बार आपको अलग अलग आइटम के लिए वो प्रक्रिया अपनानी है। ठीक उसी तरह से यहां पर भी है कि जो L1 का जो परचेज है, जेम पोर्टल पर हो चाहे वो ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत हो, ये महीने में हम 2 बार से अधिक नहीं अपना सकते हैं। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि दोनों बार आइटम क्या हो, अलग अलग हों। यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया के तहत तकनीकी समिति और इस हेतु क्रय समिति का प्रमाणीकरण लगना बहुत आवश्यक है। भुगतान से पहले क्रय समिति का ये प्रमाणीकरण कि प्रमाणित किया जाता है कि हम ... इनका मतलब है कि यहाँ पर क्रय समिति के सभी सदस्यों के नाम आएंगे।
क्रय समिति के सदस्य संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत तौर पर इस बात से संतुष्ट हैं कि जिस सामग्री के क्रय की अनुशंसा की गई है वह अपेक्षित स्पेसिफिकेशंस और गुणवत्ता के अनुरूप है। इसकी कीमत प्रचलित बाजार दर के अनुसार है और जिस आपूर्तिकर्ता की सिफारिश की गई है वह प्रश्नगत सामग्री की आपूर्ति करने के लिए विश्वसनीय और सक्षम है। बगैर इस टीप के, बगैर इस प्रमाणीकरण के आपकी L1 की क्रय प्रक्रिया अधूरी है। जेम पोर्टल पर अपनाई जाने वाली क्रय प्रक्रिया के तहत तीसरा तरीका है बिड या रिवर्स ऑक्शन का। बिड क्या है, रिवर्स ऑक्शन क्या है, ये चूंकि बहुत बड़ा विषय है, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और ये अधिकांशतः प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए आवश्यक है कि उसको आप उस वीडियो के द्वारा डिटेल में समझें। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं तो 5 लाख से ऊपर की राशि के लिए, क्योंकि 5 लाख तक के लिए तो वो L1 वाली प्रक्रिया को अपना सकते थे, लेकिन और यदि 5 लाख से ऊपर की राशि है तो केंद्रीय विभाग या कार्यालय बिड या रिवर्स ऑक्शन के ऑप्शन को अपना सकते हैं। 5 लाख से अधिक जितना भी हो, 10 लाख 20 लाख, ये इसमें केंद्रीय कर्मचारियों को ये ध्यान में रखना होता है कि जो बिड जारी की जाएगी, बिड जारी करने के लिए कम से कम 10 दिन का समय दिया जाएगा। और चूंकि अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा है, इसलिए जेम पोर्टल पर यह व्यवस्था की गई है कि कोविड-19 से संबंधित जो भी उत्पाद हैं उनके लिए कम से कम 3 दिन का समय दिए जाने की छूट दी गई है। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश शासन के कार्यालयों, विभागों की। यदि उन्हें 5 लाख तक या 5 लाख से ऊपर का क्रय करना है तो उन्हें कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। हम फिर से यहाँ पर ऑफलाइन मोड को देखना चाहते हैं कि जो लिमिटेड टेंडर का यहाँ पर एक कंसेप्ट आया है, और लिमिटेड टेंडर है वो कब तक के लिए, अप टू 5 लाख, यानी 5 लाख तक के लिए लिमिटेड टेंडर की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है quotations must be called from more than 3 listed suppliers। 1 लाख तक की राशि के लिए ये था कि कम से कम 3 सप्लायर से कोटेशन मंगाना है, और 5 लाख तक की राशि के लिए ये हो गया लिमिटेड टेंडर के तहत कि 3 से अधिक सप्लायर से हमें क्या करना है, कोटेशंस इनवाइट करना है। फिर प्रक्रिया वही होगी, कंपैरेटिव चार्ट बनेगा, L1 जो निकलेगा उसको क्रय आदेश जारी किए जाएंगे। जब हम जेम पोर्टल की बात करते हैं और मध्य प्रदेश राज्य के क्रय एवं भंडार नियमों का पालन करने की बात करते हैं, तो यहाँ पर चाहे 5 लाख रुपए तक की राशि का क्रय हो या 5 लाख से अधिक की राशि का क्रय हो, दोनों ही राशियों के लिए हम बिड या आरए का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, तकनीकी समिति द्वारा अप्रूव स्पेसिफिकेशन से उन स्पेसिफिकेशंस के आधार पर हमें बिड जनरेट करनी पड़ेगी और बिड को एक निर्धारित समय देना पड़ेगा। यहाँ पर एक तीसरा ऑप्शन और आ गया है, एमपी टेंडरिंग। ये भी ऑनलाइन पोर्टल है। एमपी टेंडरिंग में भी 2 तरह का क्रय होता है, लिमिटेड टेंडर और ओपन टेंडर का। 5 लाख तक की राशि के लिए हमें लिमिटेड टेंडर का ऑप्शन अपनाना पड़ता है और 5 लाख से अधिक की राशि के लिए हमें ऑनलाइन टेंडर अपनाना पड़ता है। यहाँ पर जरूरी बात यह है कि इस क्रय प्रक्रिया में भी तकनीकी समिति और क्रय समिति का बहुत ही बड़ा योगदान है। उनकी विभिन्न रिपोर्ट्स लगती हैं, उन रिपोर्ट्स को लगाना बहुत आवश्यक है। इनके लिए पब्लिकेशन की भी जरूरत होती है। पब्लिकेशन के संबंध में मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यदि आपका 5 लाख रुपए तक के लिए क्रय है तो आपको जो पब्लिकेशन करना है वो वेब पब्लिकेशन के लिए लिखा है, काय में, मध्य प्रदेश क्रय एवं भंडार नियमों में। अब वेब पब्लिकेशन मतलब आपकी वेबसाइट हो, उस वेबसाइट पर आप पब्लिश करेंगे कि हम इस चीज हेतु या इस वस्तु हेतु, इस आइटम हेतु कोटेशंस आमंत्रित करते हैं। सभी के पास में वेबसाइट उपलब्ध नहीं होती है। इसके ऑप्शन में, इसके अल्टरनेटिव ऑप्शन के रूप में यदि हम लें तो हम पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में पब्लिकेशन कर सकते हैं। और कैसे न्यूज़पेपर,
पब्लिकेशन ऑफ टेंडर इन न्यूज़पेपर एट लोकल लेवल, यानी लोकल लेवल के जो समाचार पत्र हैं उनमें पब्लिश करवाएं। और पब्लिश करवाने के बाद में हमें इस एक निश्चित समय देना पड़ेगा कि इतना निर्धारित समय है, इतने निर्धारित समय तक आपके कोटेशंस हम स्वीकार करेंगे, और वो समय है मिनिमम 7 डेज का, यानी 7 दिन तक हम कोटेशंस को क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। 7 दिन के बाद में निर्धारित जो तिथि होगी उस दिन कोटेशंस खोलेंगे और कंपेरेटिव चार्ट बनाएंगे और L1 का निर्धारण करके हम क्रय आदेश जारी करेंगे। लेकिन यदि बात 5 लाख रुपए से अधिक की है, तब हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, पब्लिकेशन ऑफ टेंडर इन न्यूज़पेपर्स एट 1 नेशनल लेवल न्यूज़पेपर एंड 2 लोकल लेवल न्यूज़पेपर, यानी एक राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए और 2 स्थानीय स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशित होना चाहिए। इसके लिए भी हमें एक निर्धारित समयावधि देनी पड़ेगी, जिसमें हम ये दिखाते हैं, ये दर्शाते हैं कि हम इस अवधि तक हम कोटेशंस को हम स्वीकार करेंगे, और वो समय है साथियों 21 दिन का समय है। 21 दिन तक हम क्या करेंगे, कोटेशंस इनवाइट करेंगे, और 21 दिन के बाद में हम कोटेशंस खोलेंगे। कोटेशन खोलने के बाद में L1 का निर्धारण करेंगे कंपेरेटिव चार्ट के द्वारा, और क्रय आदेश हम जारी करेंगे। जेम पोर्टल पर या ऑफलाइन क्रय प्रक्रिया का जो चौथा प्रकार है वो है सिंगल टेंडर। ऐसी स्थिति हमारे सामने कई बार आती है कि किसी प्रोडक्ट का मात्र एक ही सप्लायर है। अब ना हम इस पर कोटेशन आमंत्रित कर सकते हैं, ना ही बिड जारी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, तो हम सिंगल टेंडर की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। इसके लिए हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अनुमति लेना बहुत आवश्यक है, और ये 2 ही केस में अपनाई जा सकती है। एक तो ये कि जिस प्रोडक्ट को हमें खरीदना है उसका एक ही मैन्युफैक्चरर है, एक बात, और दूसरी बात आपातकाल इमरजेंसी में यदि हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए है और हम क्रय प्रक्रिया नियमानुसार पालन नहीं कर सकते हैं, तो हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अनुमति लेकर के हम सिंगल टेंडर के आधार पर भी हम क्रय कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए टेक्निकल अप्रूवल स्पेसिफिकेशन का तकनीकी समिति से आवश्यक है, और साथ में अप्रूवल एंड परमिशन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ साथ क्रय समिति की अनुशंसा भी आवश्यक होती है। जेम पोर्टल से क्रय करते समय हमें कुछ सावधानियां भी ध्यान में रखनी होती हैं, और उसमें सबसे बड़ी सावधानी ये है, इफ द परचेज इज आउट ऑफ रीच ऑफ डीडीओज फाइनेंशियल पावर, यानी हमारे जो डीडीओ हैं उनके फाइनेंशियल पावर उतने नहीं है जितने का हमें क्रय करना है, तब ऐसी स्थिति में परमिशन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज नीडेड, यानी सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने की आवश्यकता है, तभी हम क्रय आदेश जारी कर सकते हैं। दूसरी सावधानी हमें यह बरतना है, अप्रूवल ऑफ स्पेसिफिकेशंस बाय टेक्निकल कमेटी। जिस सामग्री का हम क्रय कर रहे हैं उस सामग्री के स्पेसिफिकेशन का अप्रूवल तकनीकी समिति द्वारा होना आवश्यक है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है, जस्टिफिकेशन ऑफ परचेज बाय परचेज कमेटी। हम जिस सामग्री का क्रय कर रहे हैं उसका जस्टिफिकेशन औचित्य क्रय समिति द्वारा होना आवश्यक है। वो इस बात को प्रमाणित करेगी कि इस वस्तु या इस आइटम का क्रय किया जाना इस कारण से आवश्यक है। तो ये मैंने आपको सामान्य जानकारी जेम पोर्टल पर अपनाए जाने वाले विभिन्न प्रकारों के संबंध में दी है। ध्यान रखिए, ये सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी तकनीकी त्रुटि के लिए या तकनीकी समस्या के लिए आप संबंधित वित्तीय नियमों को जरूर देखें। इस वीडियो को आप एक साक्ष्य के रूप में प्रयोग ना करें। मेरा निवेदन है आप लोगों से, यदि आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो GFR को जरूर पढ़ें, और यदि आप मध्य प्रदेश राज्य के कर्मचारी हैं तो मध्य प्रदेश क्रय एवं भंडार नियमों का अध्ययन अवश्य करें। ये मैंने सामान्य जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया करके एक बार फिर से पुनः मैं निवेदन करता हूं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल
इंटेलेक्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बात मैं ज़रूर बताना चाहता हूं कि चूंकि ये आध घंटे का वीडियो है, इसलिए इसमें सभी जानकारियां सम्मिलित कर पाना संभव नहीं था।